नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 14 महापौर प्रत्याशियों सहित 246 पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतरे। बस चालक के साहस को कलेक्टर एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान। अग्निवीर योजना को लेकर फैली अफवाह, रमा गोविंद पैलेस छावनी में हुआ तब्दील। खबरें विस्तार से। महापौर एवं पार्षदों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा समाप्त, अब होगा सिंबल वितरण का काम। नगर निगम के चुनाव में 14 महापौर प्रत्याशियों सहित 246 पार्षद प्रत्याशी मैदान में। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की संवीक्षा का कार्य समाप्त हो चुका है। नगर निगम के कुल 45 वार्डों में से 1 या 2 प्रत्याशी को छोड़कर सभी नामांकन फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। जिन नामांकन पत्रों में कमी पाई गई है, जिसमें वार्ड क्रमांक 3 की प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने का समय दिया गया। रीवा नगर निगम चुनाव के लिए 1 महापौर के साथ 45 वार्ड पार्षद चुने जाने हैं, जिसमें महापौर पद के लिए 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान पर हैं। वहीं वार्ड पार्षद के लिए नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड है, जिसके लिए 246 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि 22 जून तक नॉमिनेशन वापस लेने का समय दिया गया है। इसके बाद चुनाव चिन्ह वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रस्तुत है अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। जी देखिए, रीवा ज़िले के नगर निगम के अंतर्गत आज फॉर्म्स की स्क्रूटनी की कार्रवाई की गई है। अभी तक हम लोगों के पास 16 महापौर पद के फॉर्म आए थे। अभ्यर्थी 14 ही हैं। 2 अभ्यर्थियों ने 2 फॉर्म भरे थे, तो उनकी समीक्षा की गई। समीक्षा में उनमें महापौर पद वालों में कोई त्रुटि नहीं पाए जाने से 14 के 14 अभ्यर्थी, और क्योंकि 14 फॉर्म जब स्वीकृत हो जाते हैं तो आयोग का निर्देश है कि 2 उनको पे फिर विचार नहीं करना स्वीकृत होने पर। तो 14 के 14 फॉर्म स्वीकृत हो गए हैं, और इसी तरह से विभिन्न अन्य वार्डों की कार्यवाही इसमें की गई है। प्रयास यही रखा गया है, जो आयोग का निर्देश है कि छोटे मोटे कारणों से या अनावश्यक वजहों से किसी का नाम निर्देशन निरस्त ना हो। लेकिन 2-3 नाम निर्देशन पत्र ऐसे हैं जिनमें कि जाति प्रमाण पत्र उचित रूप से संलग्न नहीं है, या किसी अन्य राज्य का, और आयोग का यह निर्देश है कि मध्य प्रदेश का ही अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य उसको होना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोगों को समय दिया गया है, आज का समय दिया गया है। यदि वो समय से अपना जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देते हैं तो उनके फॉर्म भी हम लोग स्वीकृत कर लेंगे। अभी ऐसे 3-4 फॉर्म विचारण में हैं। बाकी से सभी लोगों का पॉजिटिवली स्वीकृत हुआ है पर्चा, और अधिकतम उम्मीदवार जिन्होंने कि फॉर्म भरा था वो सभी निर्वाचन के लिए जाएंगे। वार्ड क्रमांक 45 की समीक्षा मेरे ख्याल से अभी जारी है। हम लोग जब 45 वार्डों में कैंडिडेट्स की सूची में आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ। बिल्कुल नंबर में मेरे को वो नहीं है, लेकिन मैं आपको सूची उसकी दे देता हूँ। अग्निवीर योजना को लेकर फैली अफवाह, रमा गोविंद पैलेस पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। रीवा में कोचिंग सेंटर में आए 3 की संख्या में युवकों ने दी थी आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि पूरे देश में अग्निवीर योजना को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, जिनके द्वारा आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। ऐसे में रीवा के रमा गोविंद पैलेस से आज एक अफवाह के बाद पूरा रमा गोविंद पैलेस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि रमा गोविंद पैलेस में 3 की संख्या में आए युवकों ने आंदोलन की चेतावनी दी, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। कुछ ही समय में पूरे रमा गोविंद पैलेस को पुलिस ने घेर लिया। कोचिंग क्लास चलाने वाले संचालकों से बात की, हालांकि उन युवकों के संबंध में अभी तक पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई है, लिहाजा ऐसे युवकों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर रीवा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। बीती शाम कलेक्टर एवं एसपी सहित भारी संख्या में निकले पुलिस बल ने फ्लैग मार्च करते हुए युवाओं को समझाइश दी थी। रमा गोविंद पैलेस से जैसे ही ये सूचना मिली कि कुछ युवक आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, देखते ही देखते रमा गोविंद पैलेस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कोचिंग सेंटर संचालकों को समझाइश दी गई कि यदि कोई संदिग्ध दिखता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। फिलहाल अब पुलिस उन 3 युवकों की तलाश कर रही, जिनके द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। आपको बता दें कि इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया, जिसमें थाना प्रभारी सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी विद्यावरित तिवारी, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह सहित अन्य थानों का बल उपस्थित रहा। इस दौरान कोचिंग संचालकों से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रस्तुत है विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावरित तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। सर,
द्वारा जी कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? हम लोग यहाँ शहर भ्रमण में हैं, सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में, तो उसी के सिलसिले में यहाँ कोई सूचना आई थी कि कुछ लोग कोचिंग बंद कराने के उद्देश्य से 2-3 लोग घूम रहे थे। पर यहाँ के हमने कोचिंग संचालकों से बात की तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा सब अच्छे से क्लासेस चल रही हैं और सब लोग। सर, सूचना देने वाले कौन थे या अचानक ये पुलिस छावनी में तब्दील हो गई? नहीं, वो PSS एकेडमी के वहाँ कोई ऊपर हैं, प्यून रहते हैं, तो उन्हें कुछ नीचे से साउंड हुआ था कि कोई बोले, आवाज़ लगाया कि कोचिंग बंद करो, पर ऊपर जाके हमने पता लगा तो क्लासेस सब चल रही थी। भ्रम की स्थितियाँ भी फैली हुई है कोचिंग सेंटर? हाँ, भ्रम की स्थिति की आवश्यकता नहीं है और सारा शहर में हमारे SP साहब के निर्देशन में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और सब लोग को सुरक्षा का एहसास रहे, इसीलिए हम लोग सतत भ्रमण कर रहे हैं। कुछ कोचिंग संचालकों ने अपने सेंटर भी बंद कर लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो तमाम लोगों से मैं यहाँ मिला हूँ और जब इनका ऑफ टाइम हो गया, क्लासेस ऑफ हो गई, तो इसलिए बंद किए होंगे, बाकी ऐसा कोई मिला नहीं मुझे। मोहनिया घाटी बस हादसे में 50 यात्रियों की जान बचाने वाले चालक को कलेक्टर SP ने किया सम्मानित। बीती शाम रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के मोहनिया घाटी में स्टीयरिंग फेल होने से हुए बस हादसे को लेकर जहां एक और जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा बस का परमिट एवं फिटनेस निरस्त कर दिया गया, वहीं 50 यात्रियों की जान बचाने वाले बस चालक को कलेक्टर एवं SP ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि बस चालक सत्येंद्र सिंह चंदेल का सम्मान कलेक्टर मनोज पुष्प एवं SP नवनीत भसीन के द्वारा किया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि बस की स्टीयरिंग फेल हो जाने के बाद भी बस चालक ने हिम्मत नहीं हारी और 50 यात्रियों को अपना जीवन दांव पर लगाकर बचा लिया। यदि बस चालक हिम्मत हार जाता तो आज 50 लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती। बस का स्टीयरिंग फेल होने के बाद भी चालक ने बस को नहीं छोड़ा और चालक हिम्मत सहित सूझबूझ का परिचय देते हुए 50 लोगों की जिंदगी बचा ली। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे घटनाक्रम में अक्सर चालक वाहन को छोड़कर कूद जाते हैं, पर इस घटनाक्रम में चालक ने हिम्मत का परिचय दिया, इसलिए वह सम्मान का पात्र है। आपको बता दें कि 50 यात्री बाल बाल बचे। नाली ने बचाई यात्रियों की जान, गहरी खाई में समा सकती थी बस। रीवा से सीधी जा रही यात्रियों से भरी बस चालक की सूझबूझ से कोई दुर्घटना नहीं हुई। रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत मोहनिया घाटी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रविवार की देर शाम रीवा से चलकर सीधी की ओर जा रही बस की मोहनिया पहाड़ी में स्टीयरिंग फेल हो गई, लेकिन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को दुर्घटना होने से बचा लिया, जिससे 50 यात्रियों की जान बाल बाल बची। सूचना के बाद गुड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालते हुए दूसरे वाहन से सभी को घर भिजवाया। पुलिस का दावा है कि 2 इंच और बस अगर चली जाती तो घाटी में समा जाती, जिसके बाद लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता। प्रस्तुत है घटना के संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। आपको पता है, कल जैसे मोहनिया घाटी में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसका स्टीयरिंग फेल हो गया था और घाटी में वो गिर सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने बहुत ही अपनी क्षमता का भी परिचय दिया और साहस का भी परिचय दिया। उसने आखिरी समय तक बस को छोड़ा नहीं और ब्रेक लगा के और किसी तरीके से बस को रोक लिया। अगर 2-3 फीट भी और ज़्यादा आगे बस चली जाती तो बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। सामान्यतया ऐसा देखने में आया है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बस को छोड़ देते हैं और बस से कूद जाते हैं, उसके बाद बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कल इनके इस व्यवहार के कारण बस दुर्घटना होने से बच गई और 50 लोग जो उसमें भर्ती थे उनकी जान भी बच गई और कोई खरोच नहीं आया। ये इसलिए हम लोगों ने आज इन्हें बुला के विशेष तौर पे सम्मानित किया है। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में असलाहा सहित शस्त्र बनाने वाले उपकरण हुए बरामद। खरीदारों की जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री में दबिश देकर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित उसे बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन वो अभिरक्षा से फरार हो गया। पुलिस उक्त आरोपी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जनेह थाने के झोटिया गांव में पुलिस को अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली थी। SP के निर्देश पर सुहागी पुलिस ने उक्त फैक्ट्री में दबिश दी। जैसे ही पुलिस आरोपी सिब्बन उर्फ शिवेन गौतम पिता जितेश 29 वर्ष के घर पहुंची तो आरोपी पुलिस के हाथ लग गया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अवैध शस्त्र बनाने की जानकारी दी। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहां पर 2 देसी कट्टे बरामद हुए। इसके अलावा उसके पास कट्टे बनाने में उपयोग होने वाला सामान भी बरामद किया गया है।
पुलिस ने पूरा सामान जब्त कर लिया और आरोपी को पूछताछ के लिए थाने में ले आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। वो काफी समय से कट्टा बनाने का काम करता था। उसने अभी तक बड़ी संख्या में कट्टे बनाकर बेचे हैं। पुलिस अब उन लोगों की भी जानकारी जुटा रही है जिन्होंने उससे कट्टे खरीदे हैं। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में विवेक लाल एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। फैक्ट्री बनाते गन वगैरह बनाते कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरा मामला? ये सूचना मिली थी तो हमारे जने और सुहागी थाना क्षेत्र में त्योतर अनुभाग के अंतर्गत आता है। तो इसमें अवैध हथियारों का कुछ निर्माण के संबंध में सूचना मिली थी। इसमें एसडीओपी के नेतृत्व में टीम गठित कर भेजा गया था, जिसमें हमको सफलता प्राप्त हुई है। कुछ हथियार एवं इनके बनाने की कलपुर्जे वगैरह प्राप्त हुए हैं, जिसको पकड़ करके हमने वैधानिक कार्रवाई की है। और इसमें और इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ माल सप्लाई हुआ और किस किस तक पहुँचा, इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। यमुना प्रसाद शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई। ये पुण्यतिथि 25वां वर्ष पूर्ण होने पर नेत्रहीन विद्यालय में मनाई गई, जहां उनकी समाधि स्थल पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि माल्यार्पण के बाद उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माला अर्पण की गई। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नेत्रहीन विद्यालय में ये कार्यक्रम यमुना प्रसाद शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर रखा गया था। पूर्व सांसद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यमुना प्रसाद शास्त्री की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी एवं सह भोज का भी आयोजन किया गया। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विचार व्यक्त करने वालों में शास्त्री जी के बारे में विस्तार रूप से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, मुख्य रूप से रामनिवास चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं जनार्दन मिश्र ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी राजनीति के प्रेरणा स्रोत थे। उनको देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान थी। उनका जीवन काल धरना प्रदर्शन में ही बीता। आम लोगों की मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। यमुना प्रसाद शास्त्री जी के विचारों से हमें हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके मार्गदर्शन में ही हमें चलना चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री वर्तमान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जनार्दन मिश्र भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भाजपा नेता रामगोपालचारी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आर.के. पिल्लई, बिंद क्षेत्र के कवि देवेंद्र शास्त्री, बेधड़क नेता सुभाष श्रीवास्तव, देवेंद्र शास्त्री, अनंत सनम, विजय, बृहस्पति सिंह, मंगलम, डॉक्टर प्रभाकर, पूर्व पार्षद रमाकांत पांडे उर्फ रामू, रामकिंकर पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रस्तुत है सांसद जनार्दन मिश्र एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व वाले नेता थे हमारे विंध्य क्षेत्र के, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति, अपने संघर्ष के दम पर, अपने व्यापक दृष्टिकोण के दम पर विकास के लिए विंध्य को क्या आवश्यकता है, बाण सागर योजना से लेके सतना सिंगरौली रेलवे लाइन, हवाई अड्डा, सोलर प्लांट, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में भी बहुत पहले शास्त्री जी ने बात प्रस्तुत की थी संसद के अंदर। तो विकास का भी एक बड़ा व्यापक दृष्टिकोण था उनका, जो रीवा को तरक्की की राह पे ले जाने वाला था। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करके हम लोगों ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। स्वच्छता की राजनीति के वो प्रेरणा स्रोत हैं और वर्तमान की राजनीतिक पीढ़ी के लिए यदि वो स्वच्छता के साथ राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। ये प्रेरणा मिलती है स्वर्गीय शास्त्री जी से। उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी मूर्ति लगाने की बात आई है रीवा नगर में, उनके एक मूर्ति लगाने की बात आई है। हमने कहा कि सब लोग तय करके कोई स्थान तय करें, वहाँ पर उनकी मूर्ति लगाने का काम हो। न्यायपालिका को सुदृढ़ करने की जरूरत, राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाने एवं सज्जन शक्ति को जगाने का बने माध्यम। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय अधिवेशन राष्ट्रगान के साथ हुआ संपन्न। आपको बता दें कि अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का समापन लोगों को समय पर न्याय दिलाने तथा राष्ट्र की समृद्धि में अधिवक्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आह्वान के साथ किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अधिवक्ता परिषद को न्यायिक क्षेत्र में दक्षता के साथ साथ जन सामान्य को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
वहीं सांसद जनार्दन मिश्र ने संगठन विस्तार में हमारी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन की विश्वसनीयता उसके सदस्यों के कार्य व्यवहार और आचरण पर होती है। हमें पक्षकारों की विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा, क्योंकि वो आंख में पट्टी बांधकर वकील पर विश्वास करता है। गरीब की पीड़ा दूर करने का समय हम सबको निकालना चाहिए। न्याय व्यवस्था में सभी का विश्वास बढ़े। अधिवेशन के अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष एवं महामंत्री का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रमेश पटेल नए प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रशांत धारकर महामंत्री चुने गए। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री श्री भरत कुमार ने परिषद के संगठनात्मक कार्य व्यवहार पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने में जो देरी हो रही है उसे ठीक करने के लिए हम सभी अधिवक्ता सामूहिक रूप से काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी परिवर्तन का वाहक है। सज्जन शक्ति को जगाने के लिए हमें आगे आना होगा। द्वितीय सत्र में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य राजकुमार ने भी अपने विचार रखे। वहीं पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि देश व समाज निर्माण में अधिवक्ताओं की महती भूमिका है। लोकतंत्र को वरदान बनाने के लिए न्यायपालिकाओं को सुदृढ़ और सर्वव्यापी होना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्राप्त जानकारी के अंश। एक वकील उसमें एक जज सम्मिलित रहता है 1 लाख में, शासन के लिए क्या प्रयास करें? शासन को ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल सिस्टम को और बृहद स्तर पर ले जाना, ज़्यादा जजेस की नियुक्ति करना है। वैसे भी सरकार इस बात का प्रयास कर रही है। इसे हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था को ग्रामीण की तरफ हम ले जा रहे हैं। छोटे छोटे स्थानों पर ही हमारी न्यायाधीशों की व्यवस्था हो रही है, माने उनको ज़्यादा चल करके न्याय पाने के लिए नहीं आना पड़े। इसीलिए इस तरह से ग्राम न्यायालयों का गठन हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें हो रही है। सरकार की तरफ से ये प्रयास है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।